सभी प्यारे साथियों का हार्दिक स्वागत है प्रद्योत गुरुकुल में। सभी को राधे राधे। मैं हूं पीके सर। आप देख रहे हैं प्रद्योत गुरुकुल यूट्यूब चैनल। जी हाँ, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं हिंदी साहित्य से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो एनसीईआरटी एवं अन्य परीक्षाओं पर आधारित, अन्य पुस्तकों पर आधारित हिंदी साहित्य की सभी परीक्षाओं के लिए बेहद खास प्रश्नोत्तरी है, बेहद खास कंटेंट है। तो टॉप कंटेंट वाली क्लास हम आपके लिए लेकर आए हैं। आप कहीं भी पढ़ेंगे, कुछ भी पढ़ेंगे, लेकिन आपको यहाँ एकदम बेहतर मिलेगा, एकदम अच्छा मिलेगा। ठीक है, हिंदी साहित्य नंबर 1 कंटेंट, सबसे हटकर सबसे बढ़िया। तो आज आपको सबसे हटकर और सबसे बढ़िया कंटेंट मिलने वाला है। तो सभी साथी तैयार हो जाइए, अपने दोस्तों को क्लास शेयर कर दीजिए और शीघ्रता से जुड़ जाइए। चलिए शुरुआत करते हैं नंबर 1 कंटेंट वाली सबसे हटकर सबसे बढ़िया क्लास। ठीक है, तो सभी साथी कमेंट भी करते रहेंगे, अब आप लोग उत्तर देते रहेंगे, जिससे पता चलेगा कि आपके कितने प्रश्न सही हैं। तो शुरुआत करते हैं। आपको सही दिख रहा होगा, आशा है, विश्वास है, बिल्कुल सही दिख रहा है, बिल्कुल साफ दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो शुरुआत करते हैं आज की इस बेहतरीन क्लास की। पहला कंटेंट वाला प्रश्न है, पहला यह है, मुक्तिबोध की कितनी कविताएं तार सप्तक में संकलित हैं? आपको पता है तार सप्तक के संपादक कौन थे? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। तार सप्तक कब प्रकाशित हुआ था? आप ये जानते हैं 1943 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, तो तार सप्तक में संकलित 7 कवियों में से एक कवि हैं मुक्तिबोध। तो मुक्तिबोध की कितनी कविताएं तार सप्तक में संकलित हैं? बहुत बढ़िया प्रश्न, बहुत अच्छा प्रश्न। मुक्तिबोध की कितनी कविताएं तार सप्तक में संकलित की गई? तो इसका सही उत्तर होगा 17 है। कितनी कविताएं? 17 है। मुक्तिबोध की 17 कविताओं को स्थान मिला है तार सप्तक में। ठीक है, अब देखो एक प्रश्न और। चांद का मुंह टेढ़ा है मुक्तिबोध का एकदम महत्वपूर्ण काव्य संग्रह है, यहां हम लिखे दे रहे हैं। चलो, चांद का मुंह टेढ़ा है। ठीक, चांद का मुंह टेढ़ा है, चांद का मुंह टेढ़ा है, ये मुक्तिबोध का काव्य संग्रह है। ठीक है, इसमें कितनी कविताएं संकलित हैं? अगला प्रश्न आपके लिए, बता दीजिए इसमें कितनी कविताएं संकलित हैं? ये प्रश्न है। तो इसमें कविताएं 28। कितनी? 28। याद कैसे करेंगे? तार सप्तक में कितनी थी? तार सप्तक में कितनी कविताएं थी? आपको अभी बताया था 17। तार सप्तक में कितनी कविताएं थी? 17। अब यहाँ 7 से 1 बढ़ा वो 1 से 1 बढ़ा दो 2 और 7 से 1 बढ़ा दो 8। ठीक है, याद हो गई कविताएं, याद हो गई। तार सप्तक में 17 है और 1 है, इस 1 के स्थान पर 1 और जोड़ दो। कहने का मतलब इस 1 के बदले 1 के बदले 2 कर दो और 7 के बदले 8 कर दो, मतलब इनसे आगे की संख्या लिख दो। ये संख्याएं, ये तार सप्तक की कविताएं हो गई और ये कविताएं हो गई चांद का मुंह टेढ़ा है। ठीक है, तो बहुत अच्छी ट्रिक और बहुत अच्छा कंटेंट। चलिए अब दूसरा देखते हैं। धमनियों में उमड़ आई है लहू की धार, पंक्ति के रचनाकार कौन है? धमनियों में उमड़ आई है लहू की धार, धमनियों में उमड़ आई है लहू की धार। ठीक है, इस पंक्ति के रचनाकार कौन है बताइए? तो इस पंक्ति के रचनाकार, महत्वपूर्ण रचनाकार, इस पंक्ति के रचनाकार हैं अज्ञेय जी, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। ठीक है, धमनियों में उमड़ आई है लहू की धार, इस पंक्ति से क्या प्रतीक अर्थ व्यक्त होता है? ये प्रश्न और बन रहा है यहाँ पर। बताइए इस पंक्ति का प्रतीकार्थ क्या है, लाक्षणिक अर्थ क्या है? बताओ, इस पंक्ति का लाक्षणिक अर्थ बताना है आपको। इस पंक्ति का लाक्षणिक अर्थ देखिए, आज की जो क्लास है इस क्लास की PDF हम आपको दे देंगे और पिछले 2-3 क्लास हुए हैं, तीनों क्लास की PDF हमने टेलीग्राम चैनल पर दे दी है, वो लिंक हम आपको दे देंगे। तो इससे क्या प्रतीकार्थ है? तो इस पंक्ति का प्रतीकार्थ है वासना का ज्वार।
प्रतीकार्थ क्या है इसका? वासना का ज्वार। ठीक है, ये इसका प्रतीकार्थ है अज्ञे की इस पंक्ति का। ठीक है, चलिए, तो बहुत महत्वपूर्ण पंक्ति अज्ञे जी की। अगला है, यह प्रेम यज्ञ की ज्वाला है। बहुत महत्वपूर्ण, यह प्रेम यज्ञ की ज्वाला है में किस भाव की अभिव्यक्ति है? भाव पूछा जा रहा है। ठीक है, ऊपर वाली पंक्ति में हमने भाव बताया, ऐसे इसमें क्या भाव है? यह प्रेम यज्ञ की ज्वाला है, किस भाव की अभिव्यक्ति हो रही है इसमें, ये आपको बताना है। किस भाव की अभिव्यक्ति हो रही है, बोलिए। ये पंक्ति किनकी है? तो ये सच्चिदानंद हीरानंद बादशाह नज्जे की पंक्ति है। ठीक है, भाव कौन सा है? आत्म बलिदान। कौन सा भाव है? आत्म बलिदान। आत्म बलिदान भाव, और इसके साथ साथ पवित्रता का भाव भी है। इसके साथ साथ क्या है? पवित्रता का भाव भी है। ठीक है, इस पंक्ति में। कौन सी? इस। अगला है, बाप बेटा बेचता है भूख से बेहाल होकर। इस पंक्ति के रचनाकार कौन है? बताइए भाई। बाप बेटा बेचता है भूख से बेहाल होकर, धर्म धीरज प्राण खोकर हो रही अनरीत बर्बर। बताओ, राष्ट्र सारा देखता है, बाप बेटा बेचता है। बताओ किनकी पंक्ति है ये पंक्ति किनकी है? केदारनाथ अग्रवाल की। किनकी है? केदारनाथ अग्रवाल। केदारनाथ अग्रवाल की पंक्ति है। ठीक है, बाप बेटा बेचता है भूख से बेहाल होकर। बहुत शानदार। लोक और आलोक के रचनाकार कौन हैं? लोक और आलोक के रचनाकार कौन हैं, ये बताइए। इस रचना के रचनाकार कौन हैं? लोक और आलोक। लोक और आलोक के रचनाकार कौन हैं? तो इसके रचनाकार भी हैं केदारनाथ अग्रवाल। स्पेस कम बचा है, केदारनाथ अग्रवाल जी हैं। कोई बात नहीं, समझ में आ रहा है। थोड़ा सा कम लिखना चाहिए था, ज़्यादा लिख दिया है। अब है, मुक्तिबोध को लोक जीवन का जासूस किसने कहा? एक प्रश्न यहाँ ये बनेगा कि लोक जीवन का जासूस किसे कहा जाता है? लोक जीवन का जासूस किसे कहा जाता है? तो मुक्तिबोध को। ठीक है, एक प्रश्न हम यही बना रहे थे। अब दूसरा, मुक्तिबोध को लोक जीवन का जासूस किसने कहा? अब ये नाम बताना है आपको कि मुक्तिबोध को किसने कहा है लोक जीवन का जासूस। बताओ भाई, बहुत बढ़िया प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है। मुक्तिबोध को लोक जीवन का जासूस कहने वाले आलोचक कौन हैं? बताइए। मुक्तिबोध को लोक जीवन का जासूस कहने वाले आलोचक बताने हैं आपको। काफ़ी अच्छा प्रश्न है ये। ठीक है, तो बता दीजिए। लोक जीवन का जासूस कहने वाले आलोचक हैं डॉक्टर रमेश कुंतल मेघ। रमेश कुंतल मेघ। ठीक है, इन्होंने कहा है मुक्तिबोध को लोक जीवन का जासूस। लोक जीवन का जासूस। चलिए, ये पहली स्लाइड हुई। बेहतरीन क्लास, बहुत अच्छी क्लास, बहुत अच्छा कंटेंट, काम आने वाला। अगला है, मुझे भ्रम होता है कि प्रत्येक पत्थर में चमकता हीरा है। मुझे भ्रम होता है कि प्रत्येक पत्थर में चमकता हीरा है। बहुत बढ़िया, कितनी अच्छी बात है कि मुझे भ्रम होता है। क्या भ्रम होता है? प्रत्येक पत्थर में चमकता हीरा है। जो अपने आप को पत्थर समझते हैं, समझ लीजिए उनमें भी एक हीरा है। अर्थात इस संसार में, इस दुनिया में ईश्वर ने कोई भी व्यक्ति, कोई भी वस्तु, कोई भी पशु पक्षी, कोई भी वनस्पति निरर्थक या व्यर्थ में नहीं भेजी है। सबकी अपनी अपनी उपयोगिताएं हैं, सब में अपने अपने गुण हैं। तो आप में भी विशेष गुण हैं, आप में भी विशेष क्षमताएं हैं, आप में भी विशेष योग्यताएं हैं। बस शिक्षा के द्वारा उन योग्यताओं का
बाहर प्रस्फुटीकरण होता है। विवेकानंद ने यही तो कहा था शिक्षा क्या है, तो उन्होंने ये कहा कि व्यक्ति के अंदर अंतर्निहित योग्यताओं का बाह्य प्रस्फुटीकरण ही शिक्षा है। मतलब शिक्षा तो पहले से है, बाहर निकलना यही शिक्षा है। योग्यता तो पहले से विद्यमान है, आप में भी योग्यता पहले से विद्यमान है, उस योग्यता को आप शिक्षा के द्वारा बाहर प्रकट करेंगे तो समझ लीजिए वही शिक्षा है, वही जीवन है। तो जीवन के लिए आपको शिक्षा प्राप्त करनी है और ये देखो चमकता हीरा बनना है। अपने आप को ये पत्थर, जो पत्थर समझते हैं कि हमें सफलता मिलेगी कि नहीं मिलेगी, इस तरह के आपके प्रश्न आते हैं, अपने आप को पत्थर नहीं समझना है। पत्थर हो लेकिन पत्थर में भी क्या है, हीरा है। हर पत्थर में हीरा है, आप में भी हीरा है, हर पत्थर में हीरा है। ऐसा मानते हैं कौन? इन पंक्तियों के रचनाकार कौन है बताइए? बहुत शानदार पंक्तियां हैं, बहुत अच्छी पंक्तियां हैं। कमेंट करके बताओ, कमेंट करके बताइए। मुझे भ्रम होता है कि प्रत्येक पत्थर में चमकता हीरा है। और आगे, हरेक छाती में, हरेक छाती में आत्मा अधीरा है, आत्मा अधीरा है। हरेक छाती में आत्मा अधीरा है, आत्मा अधीरा है। चलो एक लाइन और बढ़ा दी। अब ये पंक्ति किसकी है ये आपको बताना है, बहुत शानदार पंक्ति है, ठीक है। तो ये है मुक्तिबोध। किनकी पंक्ति है? गजानन माधव मुक्तिबोध। गजानन माधव मुक्तिबोध की ये पंक्ति है, बहुत शानदार। मुझे भ्रम होता है कि प्रत्येक पत्थर में चमकता हीरा है। याद कैसे करेंगे? यदि आपको मुक्ति चाहनी है, प्रत्येक पत्थर में चमकता हीरा है, पत्थर से चमकता हीरा बनना है या मुक्त, तो कैसे होंगे? इसका मतलब आपको मुक्ति का बोध होना चाहिए, आपको पत्थर से हीरा बनने का बोध होना चाहिए, पत्थर से मुक्ति होकर हीरा बनने का बोध होना चाहिए। पत्थर से ही तो हीरा बनता है, ठीक है। तो ये क्या है? मुक्तिबोध। मुक्तिबोध ने कहा है, बहुत बढ़िया। जमींदार हैं, साहूकार हैं, बनिया हैं, व्यापारी हैं, अंदर अंदर विकट कसाई, बाहर खद्दरधारी हैं। ये तो बहुत बढ़िया पंक्ति है भाई। कौन कौन है? जमींदार हैं, साहूकार हैं, बनिया हैं, व्यापारी हैं। जमींदार हैं, साहूकार हैं, बनिया हैं, व्यापारी हैं, अंदर अंदर विकट कसाई, बाहर खद्दरधारी हैं। अंदर से तो विकट कसाई हैं और बाहर खद्दरधारी हैं, अर्थात नेता हैं, खद्दर पहनने वाले। ये पंक्तियां किनकी हैं बताओ भाई? जमींदार हैं, साहूकार हैं, बनिया हैं, व्यापारी हैं, अंदर अंदर विकट कसाई, बाहर खद्दरधारी हैं। बहुत बढ़िया। ऐसा साहस किस में हो सकता है आप बताओ? इतनी कट बात कहने का साहस किस में हो सकता है? आप अपने आप इसी क्लू से उत्तर तक पहुंच जाओगे। बताइए, जमींदार हैं, साहूकार हैं, बनिया हैं, व्यापारी हैं, अंदर अंदर विकट कसाई, अंदर अंदर विकट कसाई, बाहर खद्दरधारी हैं। जो खद्दरधारी हैं उन्हें कसाई कहने का साहस किस में है बताइए? आधुनिक काल का ऐसा कौन सा कवि जो खद्दरधारियों को कसाई कहने का साहस रखता है? पहले कसाई कहने का साहस कौन दिखाते थे भक्त काल में? कबीर। और कबीर की परंपरा का कवि नागार्जुन, जिन्हें आधुनिक कबीर इसीलिए कहा जाता है कि उनमें जो साहस है वो किसी में नहीं। तो ये जमींदार को, साहूकार को, बनिया को, व्यापारी को, ठीक है, खद्दरधारी को, जो कसाई अंदर अंदर विकट कसाई हैं और बाहर कैसे हैं? खद्दरधारी हैं। मतलब कहने का मतलब ये है, ऐसा कोई भी व्यक्ति इन वर्गों से या अन्य वर्गों से जो सामान्य वर्ग का शोषण करता है,
उनके लिए ये बात कही गई है स्पेशली, ठीक है। हर व्यक्ति के लिए नहीं, हर खद्दर पहनने वाले के लिए नहीं, जो शोषण करने वाले हैं उनके लिए। तो जो शोषण करने वाले होते हैं वो कहीं ना कहीं शक्तिशाली होते हैं, और शक्तिशाली के विरुद्ध साहस से ये बात कहना नागार्जुन की क्षमता है। किसकी क्षमता है? नागार्जुन। इनका वास्तविक नाम वैद्यनाथ मिश्र था, हमने आपको कल बताया था, ठीक है। अगला है, अब तो बंद करो हे देव यह चुनाव का प्रहसन। ये रचना है, ठीक है। इसके रचनाकार कौन है? ये रचना है, इसके रचनाकार कौन है बताइए। अब तो बंद करो हे देव यह चुनाव का प्रहसन, इसके रचनाकार कौन है बताइए भाई, बताइए। बहुत बढ़िया। अब तो बंद करो हे देवी, अब तो बंद करो हे देव यह चुनाव का प्रहसन, इसके रचनाकार कौन है? तो अब तो बंद करो यह हे देवी चुनाव का प्रहसन, इसके रचनाकार भी बाबा नागार्जुन ही हैं, ठीक है। इसके रचनाकार भी कौन है? नागार्जुन। अगला, नेता क्षमा करें, कविता के रचनाकार हैं। नेता क्षमा करें, इस कविता के रचनाकार कौन है? अब नेता क्षमा करें ये कविता है, और इस कविता के रचनाकार आपको बताने हैं भैया। कितनी अच्छी कविता है और कितना अच्छा नाम है कविता का, और क्षमा भी मांग रहे हैं नेता से। तो ये कविता के लिखने वाले कौन हैं? नेता क्षमा करें, इस कविता के रचनाकार बताइए। चलो बताओ। जैसा नाम है इससे पता लगता है कि नेता क्षमा करें एक राजनीतिक कविता है, राजनीति पर आधारित, राजनीति पर लिखी गई ये कविता है। तो इस कविता के रचनाकार आप बताइए कौन है, कमेंट करिए शीघ्रता से। नेता क्षमा करें इसके रचनाकार कौन है? तो नेता क्षमा करें इसके रचनाकार हैं रघुवीर सहाय। कौन है? रघुवीर सहाय, ठीक है। अन्य तो कविताएं जानते ही होंगे रघुवीर सहाय की। अन्य कविताएं आपको कुछ याद होंगी, जैसे सीढ़ियों पर धूप में, सीढ़ियों पर धूप में, आत्महत्या के विरुद्ध, हंसो हंसो जल्दी हंसो, ठीक है, हंसो हंसो जल्दी हंसो, और लोग भूल गए हैं, लोग भूल गए, ये कविताएं सब इनकी हैं। अब चलो अगला, साहित्यिक पत्रिका युग चेतना के संपादक कौन रहे? साहित्यिक पत्रिका है युग चेतना, इसके संपादक कौन रहे बताइए भैया। साहित्यिक पत्रिका युग चेतना के संपादक कौन रहे? शीघ्रता से उत्तर दीजिए एकदम। साहित्यिक पत्रिका युग चेतना के संपादक कौन रहे हैं? बोलो भाई, बोलो भाई, बोलो भाई, बोलो, बोलो भाई, बोलो भाई, बोलो भाई, बोलो। साहित्य पत्रिका युग चेतना के संपादक कौन रहे हैं? साहित्यिक पत्रिका युग चेतना के संपादक कौन रहे हैं बताइए। तो साहित्यिक पत्रिका युग चेतना के संपादक रहे हैं जाने माने साहित्यकार कुंवर नारायण। कौन रहे हैं? कुंवर नारायण, ठीक है। जाने माने साहित्यकार कुंवर नारायण रहे हैं। अगला प्रश्न है, आजकल, छायानट और नया प्रतीक। आजकल, छायानट और नया प्रतीक, ये तीनों पत्रिकाएं हैं। इन पत्रिकाओं से जुड़े कौन रहे? कौन जुड़ा रहा इन तीनों पत्रिकाओं से? नाम आपको बताना है। आजकल, नया प्रतीक और छायानट, इनसे जुड़े रहे कौन? इनसे जुड़े रहे कुंवर नारायण। कौन जुड़े रहे? कुंवर नारायण। अब देखो, कुंवर नारायण की 4 पत्रिकाएं हो गई। एक तो युग चेतना, ठीक, युग चेतना और आजकल और छायानट नया प्रतीक, ठीक। कुंवर नारायण बहुत महत्वपूर्ण। और कुंवर नारायण की कुछ रचनाएं तो पता होगा आपको। आत्मजयी तो हमने कल बताई थी आपको, आत्मजयी कल बताई थी, आत्मजयी, ठीक है, कुंवर नारायण की रचना है। और कौन कौन सी हैं?
आत्मजयी किसके जीवन पर आधारित है, ठीक है, किस प्रकार का काव्य है, ये कल हमने आपको बता दिया था। ठीक, दूसरा कोई नहीं, दूसरा कोई नहीं, कोई नहीं। चलो अगला देखते हैं। अब मैं देखता रहा हर तरफ, ऊब थी, संशय था, नफरत थी। उक्त पंक्ति के रचनाकार कौन है? मैं देखता रहा हर तरफ, ऊब थी, संशय थी, नफरत थी, मगर हर आदमी अपनी जरूरतों के आगे असहाय था। उसमें सारी चीजों को नए सिरे से बदलने की बेचैनी थी, रोष था, लेकिन उनका गुस्सा एक तथ्यहीन मिश्रण था, आग, आंसू और हाथ का। मैं देखता रहा, मैं देखता रहा, ठीक है, मैं देखता रहा हर तरफ, ऊब थी, संशय था, नफरत थी। आजकल भी कहीं भी देखो हर जगह ऊब, संशय और नफरत ही दिखाई देती है। उक्त पंक्तियों के रचनाकार कौन हैं? धूमिल। कौन है जी? धूमिल है जी, ठीक है, धूमिल, बहुत महत्वपूर्ण। चलिए भैया, चलिए, तो बहुत अच्छा, शानदार। अब अगला देखो। जिस तरह चाहो बजाओ इस सभा में, हम नहीं हैं आदमी, हम झुनझुने हैं। जिस तरह चाहो बजाओ इस सभा में, जिस तरह चाहो बजाओ इस सभा में, हम नहीं हैं आदमी, हम झुनझुने हैं। हम आदमी नहीं हैं, हम झुनझुने हैं। जैसे झुनझुना चाहो जैसे बजाओ, जैसे चाहो वैसे बजाओ, वैसे ही। हम आदमी नहीं हैं, झुनझुने हैं, ठीक है। ये कथन किसका है? ये पंक्ति किसकी है? ठीक है, विकल्प नहीं है आपके पास, लेकिन उत्तर आपको देना है कमेंट करके। उपर्युक्त पंक्तियों के रचनाकार कौन है? हम नहीं हैं आदमी, हम झुनझुने, झुनझुना है, हम झुनझुना हैं, हम झुनझुना है, झुनझुना। झुनझुना तो जानते ही होंगे, बजाया जाने वाला, होली पे या किसी भी जहाँ संगीत होता है वहाँ बजाया जाता है, इस तरह से झुनझुना बजाया जाता है। चलो, तो ये हैं, ऐसी बात कहने वाले हैं दुष्यंत कुमार, गजल सम्राट, ठीक है, गजल सम्राट दुष्यंत कुमार, ठीक है, दुष्यंत कुमार। चलो, अब देखो सुमेलित नहीं है, ये आपको बताना है, सुमेलित नहीं है। चार दिए हुए हैं, एक तरफ कविता, एक तरफ रचयिता, तो इसमें सुमेलित नहीं है, ये आपको बताना है। बताओ। लकड़ी का बना रावण, ये कविता है, क्या ये मुक्तिबोध की है या नहीं? खेत का दृश्य केदारनाथ अग्रवाल की है या नहीं? खून और शोले नागार्जुन की है या नहीं? लोकतंत्रीय मृत्यु कुंवर नारायण की है या नहीं? कहने का आशय ये है, कौन सा इसमें सुमेलित है, कौन सा सुमेलित नहीं है। तीन सुमेलित हैं, एक सुमेलित नहीं है, वो आपको बताना है। विकल्प हैं इसमें 4 ABCD, आपको बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है। तो इसमें जो सुमेलित नहीं है वो D विकल्प सही है। कौन सा सही है? D विकल्प। लोकतंत्रीय मृत्यु कुंवर नारायण की नहीं है। लोकतंत्रीय मृत्यु किनकी है? रघुवीर सहाय की। यहाँ उत्तर लिखे दे रहे हैं, रघुवीर सहाय की है, ठीक है, ये रघुवीर सहाय की है। अब देखो, लकड़ी का रावण, लकड़ी का बना रावण मुक्तिबोध की है, ये बिल्कुल सही है। खेत का दृश्य केदारनाथ अग्रवाल की है, ये बिल्कुल सत्य है, सुमेलित है। खून और शोले नागार्जुन की कविता है, ये बिल्कुल सत्य है। ये कविताएं हैं और ये कविताकार। चलिए अगला, मिथक का प्रयोग हुआ है। मिथक का प्रयोग कौन से ग्रंथ में हुआ है? अंधा युग,
अंधा युग के रचनाकार कौन है जानते होंगे आप, धर्मवीर भारती। मिथक का प्रयोग हुआ है, अंधा युग धर्मवीर भारती की रचना है, ठीक है। कनुप्रिया ये भी धर्मवीर भारती की रचना है, ठीक है। संशय की एक रात नरेश मेहता की रचना है, ठीक है। किसकी है, नरेश मेहता की। आत्मजयी कुंवर नारायण की है, कुंवर नारायण, सही है। आत्मजयी किसकी है, कुंवर नारायण की है। अब बताओ इनमें से कौन सी रचना ऐसी है जिसमें मिथक का प्रयोग हुआ है, तो इसका विकल्प सही होगा इन चारों में से कोई नहीं, उपर्युक्त सभी में, उपर्युक्त सभी में मिथक का प्रयोग हुआ है, ठीक है। मिथक का प्रयोग हुआ है। ध्यान रखेंगे एक रचना पूछी जाती है और बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, मिथक में पूछा जाएगा तो इन चार में से ही लगभग आपको पूछ लिया जाएगा कौन सी रचना में मिथक का प्रयोग हुआ है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, मिथक से यह प्रश्न आ रहा है, ठीक है। अगला है समकालीन कविता का नागर चेहरा किसे कहा जाता है। समकालीन कविता का नागर चेहरा किसे कहा जाता है, बताइए। इसमें विकल्प नहीं है, आपको उत्तर देना है। समकालीन कविता का नागर चेहरा किसे कहा जाता है, तो जो समकालीन कविता है इसका नागर चेहरा कहा जाता है रघुवीर सहाय को। किसे, रघुवीर सहाय। समकालीन कविता का नागर चेहरा रघुवीर सहाय को कहा जाता है। बानर पत्रिका का संपादक किसने किया, बानर पत्रिका के संपादक बहुत समय तक रहे, कौन रहे बताइए। बानर बाल पत्रिका थी, बच्चों के लिए थी, ठीक है। बताओ, बहुत महत्वपूर्ण है। तो इस बानर पत्रिका के संपादक रहे राम नरेश त्रिपाठी। कौन रहे, राम नरेश त्रिपाठी, ठीक है। इस बानर पत्रिका के संपादक बहुत समय तक रहे, कौन रहे, राम नरेश त्रिपाठी जी रहे, ठीक। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। गुना में, गुना मध्य प्रदेश में इनका जन्म हुआ। गुना कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में। तो मध्य प्रदेश में गुना नामक स्थान पर इनका जन्म हुआ। किन का, आपको ये बताना है, बताओ किन का हुआ है। गुना में जन्मा साहित्यकार, मध्य प्रदेश, तो कौन जन्मे हैं, गिरिजा कुमार माथुर। गुना में गिरिजा, या गिरिजा गुना बनाती हैं, गिरिजा कुमार माथुर। गुना तो जानते ही होंगे, पुरी और गुना, पूरी और गुना, पुरी और गुना हमारे यहाँ बोला जाता है, ठीक है। तो गिरिजा कुमार माथुर का जन्म कहाँ हुआ है, गुना नामक स्थान पर, ठीक है। चलो, और इनकी एक कविता हमने आपको बताई थी, आज शॉर्ट वीडियो डाली थी, किसने किसने देखी है वो शॉर्ट वीडियो, छाया मत छूना, छाया मत छूना, ठीक है। इन्हीं की है और बहुत अच्छी कविता है, ठीक। एनसीईआरटी में लगी हुई है और हमने छाया के माध्यम से ही दिखाई है वो कविता। चलो आगे है गरम हवाएं के रचनाकार। बताओ गरम हवाएं के रचनाकार कौन है, गरम हवाएं के रचनाकार। गरम हवाएं के रचनाकार सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। कौन है, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। आ जाओ, कोई ना आए, कब सो बंद तो रही।
पढ़ लो का पढ़ लो, पढ़ाई के तो समय है तो पढ़ लो भाई। कुआनो नदी इनकी और रचना है महत्वपूर्ण। कुआनो नदी, ठीक है। और इनकी कौन सी रचना है जो महत्वपूर्ण है? काठ की घंटियां, ठीक है, महत्वपूर्ण रचना है। अगला है बांस का पुल, ये भी इनकी महत्वपूर्ण रचना है। बांस का पुल, ठीक है। बांस का पुल के अलावा और क्या है? खूंटियों पर टंगे लोग, खूंटियों पर टंगे लोग, खूंटियों पर टंगे लोग। और कौन सी है इनकी? जंगल का गर्द। और कौन सी है? जंगल का गर्द, ठीक है। बकरी नाटक इनका हमने कई बार आपको बताया है। ये सभी काव्य रचनाएं, एक ये देखो, काठ, बांस, खूंटी और जंगल। जंगल में ही बांस मिलते हैं, जंगल में ही काठ मिलता है, जंगल में ही खूंटी मिलती है। ये चार तो एक साथ आप तैयार कर लेंगे, ठीक है। और नदी जंगल में होकर गुजरती है। तो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की ये हो गई, ठीक है। चलो भाई, आज के लिए इतना ही। और यदि आपको इसकी पीडीएफ चाहिए, पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ें। कैसे जुड़ें? टेलीग्राम चैनल से, तो आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल, ठीक है। और टेलीग्राम चैनल का लिंक हम दे देंगे, नाम है, आप सर्च करके जुड़ सकते हो। वैसे भी प्रद्योत गुरुकुल, ठीक है, ये टेलीग्राम चैनल है। और मोबाइल नंबर चर्चा के लिए है 97 58 43 28 87, ठीक है। तो आज का समय यहीं, आज की छुट्टी होती है, मिलेंगे फिर। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए, पढ़ते रहिए, राधे राधे कहते रहिए, आनंद में रहिए।